हेलो बच्चों, आज हम लोग अलजेब्रा के ग्रुप थ्योरी से शुरुआत कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक होता है जिसे पढ़ने के लिए बेसिक फंडामेंटल्स जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एनालिसिस के पेपर की शुरुआत होती है। आपने सबसे पहले एनालिसिस का जो पेपर पढ़ा वो आपका अलजेब्रा होता है। आज हम लोग अलजेब्रा की ग्रुप थ्योरी की स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एक ग्रुप फॉर्म किया जाता है। वही ग्रुप आगे चल करके डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाने जाते हैं। मतलब सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारी ग्रुप होती है। देखिए, ग्रुप थ्योरी की स्टडी करने के लिए बेसिकली हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज होती है सेट, दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेशन और तीसरा होता है लॉस ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीओ लिखते हैं। आज हम लोग इन तीनों बेसिक चीजों की बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेट। सेट किसे कहते हैं? हिंदी में कहा जाए तो सुपरिभाषित और सुनिश्चित अवयवों के समुच्चय को सेट कहते हैं। दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सेट। मतलब अवयवों की संख्या सुनिश्चित होनी चाहिए या एक सुनिश्चित तरीके के व्यवहार को रखने चाहिए। एक निश्चित प्रॉपर्टी के तहत बनाए गए कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीएससी मैथमेटिक्स के पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, इसमें सारे स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे बीएससी मैथमेटिक्स के हैं, तो ये उस कलेक्शन जो है ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे मैथमेटिक्स में अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में अलग अलग तरीके के सेट्स को लिया गया है। जैसे सबसे पहला सेट जो हमारे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में लिया गया है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग n से लिखते हैं और इसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एलिमेंट्स आते हैं। दूसरा जो सेट होता है वो होता है हमारा सेट ऑफ होल नंबर, जिसमें 0 1 2 3 एंड सो ऑन एलिमेंट्स आते हैं। तीसरा होता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम लोग z या फिर कुछ जगहों पे i से भी लिखा जा सकता है। इसमें हम करते क्या है, सेंटर में 0 रखते हैं, एक तरफ पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग नेगेटिव की तरफ अप्रोच करते हैं अप टू माइनस इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर। कहते हैं p बाई क्यू के रूप में लिखी गई संख्या जहां q हमारा 0 के बराबर नहीं होता है और तो और p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो एक बार मैंने मैट्रिक स्पेस में रेशनल नंबर की एक दूसरी परिभाषा भी दी थी। आपसे कहा गया था टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसे संख्याएं जो टर्मिनेट हो जाती हैं और रिपीटेटिंग होती हैं उनको भी हम लोग रेशनल नंबर की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ इररेशनल नंबर। सेट ऑफ इररेशनल नंबर के लिए कहा गया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग numbers are called irrational number। नेक्स्ट है हमारा, इसके कलेक्शन को कहते हैं रियल नंबर, जिसको R से लिखते हैं। R इज इक्वल टू रेशनल और इररेशनल का जो यूनियन होता है वो हमारा कहा कहलाता है रियल नंबर। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं a प्लस IB के फॉर्म में लिखी गई संख्याएं जहां a और b दोनों हमारे रियल नंबर होते हैं और तो और i हमारी इमेजिनरी होती है, इस प्रकार से कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ऐसी संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हमारे नंबर सिस्टम में इतने सारे सेट्स को डिफाइन किया गया है। सेट्स का मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेट। अब बारी आती है हमारी बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन को समझने से पहले हम लोग ऑपरेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ऑपरेशन होता क्या है, क्या वजह है कि ऑपरेशन को अंडर रोल में लाया गया है। चलिए पहले हम लोग ऑपरेशन के बारे में समझा जाए कि एक्चुअल में ऑपरेशन क्या होते हैं। ऑपरेशन या फिर ऑपरेटर,
देखिए क्या किया कहा गया, ऑपरेशन के बारे में कहा गया। जैसा कि आप देखते हैं अक्सर किसी को कोई बीमारी होती है, आप हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देता है कि भाई अब आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको पथरी का दर्द उठा, ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने आपसे कहा कि भाई ये तो दवाई से नहीं ठीक होगा, अब आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो क्या होगा, इस पूरे प्रोसीजर में आपको एडमिट किया जाएगा, आपके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे, फाइनली उस जगह से आपके स्टोन्स को निकाल दिया जाएगा और आप बिल्कुल फ्री फील करने लगेंगे। मतलब जो बीमारी थी वो बीमारी चली गई और आपका दूसरा स्ट्रक्चर रिफॉर्म हो गया। तो इस प्रोसीजर में हुआ क्या, इस प्रोसीजर में हमने डिफरेंट तरीके के ऑपरेटर्स को एक जगह पे अप्लाई किया, फिर वहां से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स हुए, उस प्रोसीजर्स के बाद कुछ नई चीज जनरेट होकर के आई विच इज बेनिफिशियल फॉर यू। मतलब आपका ठीक होना इज बेनिफिशियल फॉर यू। यही काम ठीक यहाँ पे होगा। ऑपरेशन में हम लोग कहते क्या है कि ये एक प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर को जब हम एलिमेंट्स पे लगाते हैं तो हमको एक न्यू एलिमेंट मिल जाता है विच इज मीन हाउ बेनिफिशियल फॉर अस, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। क्यों बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उस पूरे प्रोसीजर की हम स्टडी करते हैं तो हमको कुछ नया सीखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। और उस ऑपरेशन में जिन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेशन में हम कहेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको एलिमेंट्स पे लगाते हैं और हमको न्यू एलिमेंट मिलता है विच इज बेनिफिशियल फॉर अस एंड इन एनी मीन। और इस प्रोसीजर में जो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन या ऑपरेटर की परिभाषा। अब ये ऑपरेशन या ऑपरेटर कई टाइप के होते हैं। जैसे अगर ये ऑपरेटर केवल एक एलिमेंट पे लगता है दैट इज कॉल्ड यूनिटरी ऑपरेटर। दो पे लगता है तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। दो या दो से अधिक पे लगता है तो दैट इज कॉल्ड मल्टीप्ली ऑपरेटर। क्या मतलब हुआ, जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर। मान ले रहे हमारे पास कोई फंक्शन है fx, इस पे हमने ऑपरेटर लगा दिया d बाई डी एक्स। तो आप देख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑपरेटर केवल और केवल एक फंक्शन पे लग रहा है, केवल और केवल एक एलिमेंट पे लग रहा है और वो इसके नेचर को चेंज करके आपको देगा f डैश एक्स। दूसरा इंटीग्रल e टू द पावर x dx। यहाँ e टू द पावर x एक एलिमेंट है जिसपे हमने एक ऑपरेटर लगाया और ये उसके बिहेवियर को चेंज करके केवल आपको देगा e पे पावर x। तो ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑपरेटर जिनको डिफाइन करने के लिए केवल एक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। अब जरा इसको देखिए, अगर हम आपसे कहें 2 प्लस इज इक्वल टू वॉट, आप बता पाएंगे? यहाँ पे हमने एक ऑपरेटर यूज किया प्लस, लेकिन वो केवल एक एलिमेंट 2 पे लग रहा है। आप सोचिए क्या वो डिफाइन होगा? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट्स चाहिए होंगे। जैसे ही हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तुरंत यहाँ पे हमको मिल जाएगा 5। मतलब ये एक ऐसा ऑपरेटर था जिसको डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स की जरूरत थी। तो ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे उस ऑपरेटर की स्टडी करेंगे जिसको डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट्स की जरूरत हमको यहाँ पे पड़ेगी। इस ग्रुप थियरी में हम लोग सेट को डिनोट करते हैं G से और इस बाइनरी ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं O से। चूंकि ये O बाइनरी ऑपरेटर है इसलिए हम मान लेंगे कि A और B G के 2 एलिमेंट्स हैं। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि A और B 2 सदस्य लिए गए हैं G में। G एक सेट था जिसमें ढेर सारे एलिमेंट्स पाए जा रहे थे। हमने उसमें किन्हीं 2 मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया जिसको हम दिखाते हैं A और B से। A और B लिखने का मतलब ये होता है कि ये आर्बिटेरी है। आर्बिटेरी का मतलब होता है मेरी इच्छा से लिया गया है और मेरी इच्छा से लिए जाने का मतलब ये होता है कि जो पूरा प्रोसीजर A और B पर लगेगा वही G के बाकी सारे एलिमेंट्स पे ही लगेगा।
तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जिनकी बेसिक शुरुआत है, जो 12th के बाद एकदम नए नए आए हैं, वो 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे। वो 2-3 चीजें मैं आपको गिनवाती चल रही हूँ। पहली चीज कि इसमें सेट की स्टडी करने के लिए सेट को हमेशा हम जी से लिखेंगे। जी कुछ भी हो सकता है, वो हमको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, व्हाट वी मीन बाय जी। जी इन सब में से भी कुछ हो सकता है, जी इन सब के अलावा भी कुछ हो सकता है। जैसे जी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से भी कुछ हो सकता है। या जी को कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है, हम लोग हर बार सेट को रिप्रेजेंट करेंगे जी से। दूसरी बात, बाइनरी ऑपरेशन हमेशा हम लोग ओ से लिखेंगे, ओ डैश से लिखेंगे, ओ स्टार से लिखेंगे, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ऐसा ऑपरेशन जिसको डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तीसरी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, मतलब इसका एलिमेंट है। इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी, फॉर एवरी का मतलब सभी के लिए इस्तेमाल होता है। इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, मतलब पाया जाता है। ये 3 नोटेशंस आपको याद करने हैं, बिलोंग्स टू, फॉर एवरी और देयर एग्जिस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे हर बार हम लोग एक शब्द यूज करेंगे, आर्बिटेरी। आर्बिटेरी का मतलब होता है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से लिया गया। अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी इच्छा से लिए गए पर होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी बाकी सब पर भी होल्ड करेगी। इसीलिए हम लोग हमेशा आर्बिटेरी एलिमेंट पे डिस्कशन करते हैं, और आर्बिटेरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ए, बी, एक्स, वाई, जेड इस तरीके के नोटेशंस का यूज करते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई कंपटीशन होल्ड किया गया और मुझसे कहा गया कि मैं अपने क्लास के किसी बच्चे को वहां भेजूं, तो मैं करूंगी क्या कि मैं अपने क्लास के सबसे खराब बच्चे को वहां भेज दूंगी, जो मेरे लिए आर्बिटेरी है। और मान लीजिए कि वो बच्चा उस कंपटीशन में फर्स्ट आ गया, तो मेरे दिमाग में क्या सोच आएगी, मेरी क्लास के कमजोर बच्चे ने उस कंपटीशन को बीट करके दिखाया और वो फर्स्ट आया। इसका मतलब मेरी क्लास के बाकी सारे बच्चे भी उस कंपटीशन को बीट कर सकते थे और फर्स्ट आएंगे। तो आर्बिटेरी का मतलब मेरी इच्छा से चुना गया, मैंने अपनी इच्छा से किसी को भी उठा दिया, किसी ने एक वो काम कर दिखाया, तो मेरे हिसाब से अगर किसी ने उस काम को कर दिखाया है तो बाकी के सारे भी वो काम उसी सफाई से, उतनी ही एक्सीलेंसी के साथ करेंगे। इसका मतलब इसी को कहते हैं आर्बिटेरी। तो यहाँ पे एक शब्द बहुत ज्यादा यूज होगा, आर्बिटेरी। आर्बिटेरी का मतलब स्वैच्छिक। अगर आर्बिटेरी एलिमेंट ने कोई काम कर दिखाया, तो इसका मतलब उस सेट के सारे एलिमेंट वो काम करके दिखाएंगे। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब पाया जाता है। इसका मतलब होता है फॉर एवरी। फॉर एवरी मतलब सभी के लिए, और देयर एग्जिस्ट का मतलब उसमें पाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और सुनिए। फॉर एवरी शब्द पे मैं थोड़ा सा व्याख्यान करना चाहूंगी। मान लीजिए मेरे पास 250 लोग हैं और हमको दिखाना है 250 लोग, सारे के सारे 250 लोग इस फलाना काम को कर ले जाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे? या तो हम एक एक को बुलाएं और 250 लोगों से वो हम एक्टिविटी कराएं और चेक करें कि 250 लोग वो एक्टिविटी कर गए कि नहीं कर गए। दूसरी बात, हम किसी भी आर्बिटेरी पर्सन को उठाएं और बोले कि वो एक्टिविटी करो। अगर आर्बिटेरी पर्सन वो एक्टिविटी कर डाले तो हम कहेंगे बाकी के सारे भी वो एक्टिविटी कर लेंगे, और अगर आर्बिटेरी उस एक्टिविटी को नहीं कर पाया तो हम कहेंगे बाकी के सारे भी वो एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एवरी जब भी हमको प्रूफ करना होता है तो हम करते क्या है, उन 250 लोगों को नहीं बुलाते हैं, बल्कि उसमें से एक आर्बिटेरी को बुलाते हैं। अगर आर्बिटेरी ने वो काम कर दिखाया तो हम कहेंगे कि सारे के सारे वो काम कर डालेंगे और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आर्बिटेरी का रोल यही है कि जब इनफाइनाइट सेट्स होते हैं या बहुत सारे एलिमेंट होते हैं किसी सेट में, कि बार बार सबको लेकर के चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम वो काम आर्बिटेरी पे करते हैं। आर्बिटेरी जब उस काम को कर ले जाता है तो हम कहते हैं कि बाकी के सारे भी उस काम को उतनी ही सफाई, उतनी एक्सीलेंसी के साथ कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन। आप और देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया
कि बाइनरी ऑपरेशन कम से कम 2 एलिमेंट्स पे लगेगा। मान ले रहे हैं ए और बी जी के 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं, तो जब हम ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो एक नया मेंबर हमको ये सी देगा, जैसे 2 + 3 = 5। तो बाइनरी ऑपरेशन आप हमेशा ऐसे ही नोटेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लॉज ऑफ BO मतलब बाइनरी ऑपरेशन, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। लॉज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है बाइनरी ऑपरेशन के कुछ सिद्धांत हैं जिसके पढ़ने के बाद ही हम ग्रुप थ्योरी पे अप्रोच कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज ग्रुप कब बनाएगी, जब वो इन बाइनरी ऑपरेशंस में से कुछ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहला लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का नियम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मान ले रहे हैं हमने कोई सेट ले लिया G और कोई बाइनरी ऑपरेशन ले लिया O, तो हम कहेंगे कि O हमारा उस सेट G के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तब करेगा जब फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू G, मतलब G में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट के लिए। तो हमने 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, अगर 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बाकी के सारे भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो फॉर एवरी के लिए ऑटोमेटिक होल्ड कर जाएगा। फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू G implies AOB बिलोंग्स टू G। नहीं समझ में आया? चलिए मैं समझाती हूँ। G के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को आप ले लीजिए, किन्हीं भी 2 को आर्बिट्रेरी, उनके बीच में आप बाइनरी ऑपरेशन लगाइए। जैसे ही आप बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, जो नया सदस्य मिलता है अगर वो भी G में पाया जाएगा तो उस कंडीशन में O G के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बाइनरी ऑपरेशन O की जगह हम प्लस ले रहे हैं। अब आप अपनी इच्छा से n के किन्हीं भी 2 मेंबर्स को ले लीजिए। मान लीजिए हम एक मेंबर ले रहे हैं 5, एक मेंबर ले रहे हैं 10। दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन को लगाइए। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन के बाद मिलने वाली जो भी क्वांटिटी आएगी ये भी n में पाई जाएगी, तो उस कंडीशन में हम लोग O को G के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। मतलब आपको पता है सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज अगेन अ नेचुरल नंबर, तो हमने नेचुरल नंबर में से किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर को उठाइए, उसको जोड़ दीजिए, जो मिलेगा वो जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर ही होगा। तो उस केस में प्लस n के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बनाता हुआ कहा जाएगा। मतलब n के किन्हीं भी 2 मेंबर्स को लीजिए, किन्हीं भी 2 को, और उसके ऊपर आप प्लस को लगाइए, जो मिल रहा है वो भी n का मेंबर है। इट मींस प्लस n के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता हुआ कहा जाएगा, या इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि G O के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। G O के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। G O के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसमें होगा क्या, G के किन्हीं भी 2 मेंबर्स को लीजिए, उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन को लगा दीजिए। अगर मिलने वाला नया सदस्य भी उस सेट का है तो उस कंडीशन में G O के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हुआ कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड करनी चाहिए।
जैसे इसी में अगर आप बाइनरी ऑपरेशन की जगह माइनस को ले लीजिए, किन्हीं भी दो मेंबर्स को लीजिए, 4 माइनस 1, जाहिर सी बात है 3 n का मेंबर है, 10 माइनस 6, जाहिर सी बात है 4 भी n का मेंबर है। लेकिन जैसे ही आप 6 माइनस 10 कर देंगे तुरंत आएगा -4 जो कि n का मेंबर नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि ये प्रॉपर्टी सबके लिए होल्ड होनी चाहिए, लेकिन हमको दो a और b की दो वैल्यू ऐसी मिल रही है जिसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। इसका मतलब -n के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाएगा। बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये बनना जरूरी है, ये कहना जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी उसके सारे के सारे एलिमेंट्स पे होल्ड होनी चाहिए, वॉट एवर बी द सीक्वेंस, वॉट एवर बी द एलिमेंट्स। मतलब सीक्वेंस क्या है, 10 और 6 है या 6 और 10 है, डजेंट मैटर। एलिमेंट्स क्या है, 10 6 है, 16 10 100 है, कुछ भी है, सबके लिए वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए, तभी वो आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। और एक थर्ड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। मैं ये दो प्रॉपर्टी आपकी एक साथ स्टडी कर रही हूँ क्योंकि बच्चे मुझे ये कंप्लेन करते हैं कि वो भूल गए कि ये एसोसिएटिव था कि वो कम्यूटेटिव था, इसलिए मैं दोनों प्रॉपर्टी को साथ में आपसे डिस्कस कर रही हूँ। पहली चीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट आते हैं जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट आते हैं। एसोसिएटिव में आपके 3 एलिमेंट्स आएंगे, तो हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, फॉर एवरी a, b, c बिलोंग्स टू g। एसोसिएटिव लॉ में हमने 3 एलिमेंट्स ले लिया, a, b, c, सच दैट, लाइन से लिख लीजिए, a, b, c, a, b, c, सबके बीच में ऑपरेशन लगा दीजिए। हमने ऑपरेशन लगा दिया। पहले वाले में पहले 2 को डब्बों में बंद करिए, दूसरे वाले में दूसरे 2 को डब्बों में बंद करिए और बीच में इक्वल टू लगा दीजिए। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो उसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। मतलब क्या हुआ, आपको पता है बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। ए और बी को सॉल्व करने के बाद हमने सी के साथ सॉल्व किया, बी और सी को सॉल्व करने के साथ हमने ए को सॉल्व किया। अगर दोनों की वैल्यू हर एक एलिमेंट फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट के लिए सही आती है तो उस केस में हम लोग उसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। वही कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, 2 एलिमेंट्स लेते हैं, मान ले रहे हमने 2 एलिमेंट्स ए और बी ले लिया इस प्रकार से कि ए ओ बी की वैल्यू बी ओ ए के बराबर आ गई, तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में 2 एलिमेंट्स, एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट्स, तीनों को लिख दिया, तीनों के बीच में ओ लगा दिया। पहले वाले में पहले 2 को ब्रैकेट में बंद किया, बाद वाले में बाद वाले दोनों को ब्रैकेट में बंद किया, बीच में इक्वल टू लगा दिया। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो उसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ध्यान रखिएगा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। कम्यूटेटिव लॉ में ए ओ बी की वैल्यू बी ओ ए की वैल्यू के बराबर आएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। जो आप साधारण प्लस और माइनस देखते हैं, है ना, यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं यूजुअल एडिशन। यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन मतलब साधारण योग और साधारण गुणनफल जो आप करते हैं, जैसे 2 + 3 = 5, दैट इज यूजुअल एडिशन। 2 × 3 = 6, दैट इज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन हमेशा और हमेशा एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। मतलब कभी भी अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन BO की जगह यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप सीधे लिखिए सिंस यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेटिस्फाई एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज our group G, O always satisfy associative and commutative law। होता क्या है, ये दोनों ही हमेशा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ये आपको गिफ्ट है
कि आपको इन दोनों बाइनरी ऑपरेशंस के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करनी है, ये हमेशा ट्रू होगी, ये दोनों हमेशा और हमेशा इसको सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और इसी के साथ मैं आपको समझाऊंगी राइट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, नेक्स्ट है फिफ्थ राइट कैंसिलेशन लॉ। चलिए देखिए, लेफ्ट और राइट का मतलब, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। अगर कोई चीज लेफ्ट से कैंसिल होती है तो उसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, और कोई चीज राइट से कैंसिल होती है तो उसको राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, देखिए मान लीजिए ए ओ बी बराबर ए ओ सी आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ए दोनों की तरफ लेफ्ट में है, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको इंप्लाई करेगा B इज इक्वल टू सी, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये राइट है, ये लेफ्ट है, दिस इज माई कॉपी। कॉपी के मेरे हाथ की तरफ जो राइट था वो राइट है, जो लेफ्ट में था लेफ्ट में है। अगर लेफ्ट से कटता है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और ठीक यहाँ पे फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी। आप देख सकते हैं बी दोनों के राइट में है, अगर राइट से कटता है तो उसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट से कैंसिल होगा तो राइट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट से कैंसिल होगा तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ठीक इसी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाती हूँ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बट जाना, ठीक है। अगर कोई चीज लेफ्ट से बटती है तो उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट से बटती है तो उसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, किसी ने हमसे कहा इसको बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो क्या होगा? जैसे ही मैं उसको यहां से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगी, आप देख सकते हैं इसके दो हिस्से हो गए। तो जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है वो हमेशा दो चीजों में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वो लेफ्ट से बटती है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट से बढ़ती है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, देखिएगा ए ओ बी ओ डैश सी इज इक्वल टू, यहां हमने दो बाइनरी ऑपरेशन लिया है, एक बाइनरी ऑपरेशन ओ है, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन ओ डैश है। अब ये बाइनरी ऑपरेशन एक बार इस पे बटेगा और यही बाइनरी ऑपरेशन एक बार इस पे बटेगा, तो क्या मिलेगा? ए ओ बी ओ डैश ए ओ सी। जरा नोटिस करिएगा, यहां पे ओ एक था, यहां पे ओ डैश भी एक था। यहां पे ओ डैश तो एक है लेकिन ओ हमारा दो हो गया, तो कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? मतलब कौन दो हिस्सों में बटा है? एक था, जो एक का एक में रह गया वो तो बटा नहीं, लेकिन जो एक से दो हो गया, जाहिर सी बात है वो बट गया। जैसे मेरा पेन एक से दो हो गया, बट गया, तो यहाँ पे ओ हमारा बट गया है किसके ऊपर? ओ डैश के ऊपर। चूंकि ओ लेफ्ट में आया था, ओ डैश राइट में आया था, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओ ओवर ओ डैश। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओ ओवर ओ डैश। ओ डैश के ऊपर लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
यही प्रॉपर्टी अगर यहां लगाएंगे तो फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, ए ओ बी ओ डैश सी इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी एक बार बी पे आएगी, यही क्वांटिटी एक बार ए पे आएगी। देखिए क्या मिलेगा, ए ओ डैश सी ओ बी ओ डैश सी। ओ एक था, ओ डैश एक था, लेकिन यहाँ ओ तो एक ही है, ओ डैश दो हो गए। तो जो दो हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट होने का काम किया, दैट मीन्स ओ डैश जो है डिस्ट्रीब्यूट होने का काम किया है। चूंकि ओ डैश राइट में है इसलिए कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओ डैश ओवर ओ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओ डैश ओवर ओ, ओ डैश का ओ के ऊपर राइट से डिस्ट्रीब्यूट होना। इतनी प्रॉपर्टीज तो हमारी कॉमन थी जिसमें अगर इसको हम छोड़ दें तो ये सब आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। अब हम लोग इसकी दो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक तो आपको ये समझ में आई गई होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो थोड़ी सी अलग और इम्पोर्टेंट थी। बाकी अब नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टी अब हम और डिस्कस करने चल रहे हैं उसको देखिए। एथ प्रॉपर्टी है हमारी, इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और जो एक लास्ट और प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये तीन नई प्रॉपर्टी आपकी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। चलिए देखिए, आज बहुत प्रेशर नहीं डालूंगी आपके दिमाग पे, मोटी मोटी बातें इन दोनों के बारे में बताऊंगी। कल थोड़ा इसकी और माइन्यूटली स्टडी करेंगे। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट खुशकिस्मत इसलिए है क्योंकि इन दोनों के लिए कुछ स्टैंडर्ड भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। कहीं पे भी आप इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे आपको वो स्टैंडर्ड भाषा लिखनी ही लिखनी है, हर हाल में लिखनी है। इसके लिए क्या कहा गया है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट an element E belongs to G such that AOE is equal to EOA is equal to A। क्या मतलब हुआ, कहा गया G में पाए जाने वाले जितने सारे एलिमेंट हैं उन सबको आप ले लो, उन सबके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट जी में जरूर पाया जाएगा, इस प्रकार से कि उस एलिमेंट को चाहे हम राइट से अप्लाई करें चाहे हम उसको लेफ्ट से अप्लाई करें, हर बार हमको हमारा ए मिलेगा। इस कंडीशन में हम लोग ई को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और चूंकि आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए केवल एक ही एलिमेंट पाया जाएगा, इसलिए ई हमारा फिक्स होता है। फिक्स का मतलब ई इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मान ले रहे हैं हम लोग सेट ऑफ होल नंबर ले रहे हैं, W इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस पे आप बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले लीजिए। चलिए, अब इसमें आप कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी से चूज करिए। हम 10 ले रहे हैं। आप देखेंगे कि 10 में चाहे हम 0 को राइट से ऐड करें चाहे हम 0 को लेफ्ट से ऐड करें, हमेशा हमको मिलेगा क्या, 10। 10 लिया आपने, 10 में चाहे 0 को आपने राइट से ऐड किया चाहे लेफ्ट से, आपने देखा हमेशा आपको 10 मिला। 5 ले लीजिए, 5 में भी आप चाहे 0 को राइट से ऐड करें या चाहे आप 5 में 0 को लेफ्ट से ऐड करें, हर बार आपको मिलेगा क्या, 5। 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, इनफैक्ट 0 ही ले लीजिए। आप चाहे राइट से ऐड करें चाहे लेफ्ट से, हमेशा वो एलिमेंट ही आपको मिलेगा। तो आपने नोटिस क्या किया, W में पाए जाने वाले किसी भी एलिमेंट के लिए हर बार आपको एक एलिमेंट 0 W में मिला,
इस तरीके से चाहे आप 0 को राइट से ऐड करें चाहे लेफ्ट से ऐड करें, आपको हमेशा वही एलिमेंट मिलता है। क्योंकि ये प्रोसीजर सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड हो रहा है, 10 के लिए, 5 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, और कोई भी एलिमेंट्स अगर आप ले लें तो उन सबके लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 0W के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहा है। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसमें हम कहते हैं फॉर एवरी A belongs to G, सॉरी एक यहाँ चेंज आता है, to each A belongs to G there exists an element B belongs to G such that A के साथ राइट से अटैच करें, A के साथ लेफ्ट से अटैच करें, हमेशा वो जो देगा वो आइडेंटिटी देगा। इस केस में हम लोग B को A का इनवर्स कहते हैं या A को B का इनवर्स कहते हैं। इसको लिखते क्या है, A इज द इनवर्स ऑफ B या B इज द इनवर्स ऑफ A। क्या मतलब हुआ मेरी इस बात का, उसको भी मैं एग्जाम्पल से ही आपको इंडिकेट कर रही हूं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर्स ले लीजिए। सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। हमने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन हम लेकर के चल रहे हैं प्लस। आपको पता है प्लस के रिस्पेक्ट में अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो 0 को किसी भी एलिमेंट में चाहे राइट से जोड़े चाहे लेफ्ट से जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। एक जरा सी मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा 0 होता है और यूजुअल मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होता है। यूजुअल एडिशन यूजुअल मल्टीप्लीकेशन की परिभाषा में अभी जस्ट आपको पहले बताई थी। यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में हमेशा आइडेंटिटी 0 होगा, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा आइडेंटिटी 1 होगा। 0 को राइट से जोड़े चाहे लेफ्ट से जोड़े हमेशा एलिमेंट मिलता है। 1 का चाहे राइट से मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें हमेशा वो एलिमेंट मिलेगा। ठीक, यहाँ पे यूजुअल एडिशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, 0। अब इसमें कोई एलिमेंट ले लीजिए, मान ले रहे हम 3 ले रहे हैं, टू ईच A is equal to 3 belongs to Z, there exists an element B belongs to Z such that, चलिए 3 में B को राइट से जोड़िए चाहे 3 में B को लेफ्ट से जोड़िए, आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, 0। तो आप देखेंगे चाहे इन दोनों को सॉल्व करें चाहे इन दोनों को सॉल्व करें, B की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, -3, जो कि Z का मेंबर है। 2 को लेंगे तो -2 आएगा, -2 को लेंगे तो 2 आएगा। क्या देखा, 3 के लिए इनवर्स -3 आया, 4 के लिए इनवर्स -4 आएगा, 5 के लिए इनवर्स -5 आएगा, -6 के लिए इनवर्स 6 आएगा, -8 के लिए इनवर्स 8 आएगा। हर एलिमेंट के लिए इनवर्स अलग अलग आ रहा है, तभी आपने यहाँ लिखा टू ईच A बिलोंग्स टू G। हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग A को B का इनवर्स कहते हैं या B को A का इनवर्स कहा जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी सेम होगी, अलग अलग एलिमेंट के लिए इनवर्स अलग अलग होगा। यहाँ पे भी आइडेंटिटी को राइट से या लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, यहाँ पे भी एलिमेंट को राइट से और लेफ्ट से अप्रोच करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट वो एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मिलेगी। ये डिफरेंसेस थे। पहला डिफरेंस, हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी सेम होगी, अलग अलग एलिमेंट के लिए इनवर्स अलग अलग होगा। यहाँ पे भी हम A के साथ E को राइट और लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, यहाँ पे भी हम A को B के साथ राइट और लेफ्ट से अप्रोच करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट ही मिलता है और यहाँ क्या मिलता है, आइडेंटिटी। हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी सेम होती है, अलग अलग एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होता है। A को E के साथ राइट और लेफ्ट दोनों से अप्रोच कराएंगे, A को B के साथ राइट और लेफ्ट दोनों से अप्रोच कराएंगे। यहाँ सेम एलिमेंट मिलता है और यहाँ पे आइडेंटिटी मिलती है। यहाँ पे E को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, जबकि यहाँ पे या तो A को B का या तो B को A का इनवर्स एलिमेंट कहते हैं।
ये तीन प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपका ग्रुप थियोरी का। अब कल हम लोग डिफरेंट चीजें इसमें पढ़ेंगे, कब ग्रुपोइड बनेगा, कब जो है सेमी ग्रुप बनेगा, कब मोनोइड बनेगा, कब ग्रुप बनेगा, ये अब हम लोग कल स्टडी करेंगे। आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इस लिंक को पहुंचाएं। थैंक यू।